तो दीपक एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10 के विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपका एग्ज़ाम बहुत निकट आ गया है, इसलिए इसका तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप लोग अब तैयारी करने शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है। अब ज़्यादा दूर नहीं है एग्ज़ाम। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और सब्जेक्टिव प्रश्न भी आएंगे। तो उसी का हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं विज्ञान का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। बच्चों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिए, एकदम अच्छे से देखिए और समझिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि अब बोर्ड का तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यदि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करना है, तो उसकी तैयारी आपको करनी होगी और अभी से स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि अब ज़्यादा दूर नहीं है। फरवरी में एग्ज़ाम है, अब 2 ही महीने बचे हुए हैं। चलिए, तो विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश की किरणें गमन करती है कैसी? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों, वो होगा सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण ग्रेटर देन होगा परावर्तन कोण, या आपतन कोण लेस देन होगा परावर्तन कोण, या आपतन कोण इक्वल टू होगा परावर्तन कोण, या फिर आपतन कोण बटे परावर्तन कोण होगा। तो आपने पढ़ा ही होगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? इक्वल होता है। अगला प्रश्न है, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो अभी हम जस्ट बताएं कि आपतन कोण इक्वल टू होता है परावर्तन कोण। जब आपतन कोण का मान है 60 डिग्री, जब आपतन कोण का मान है 60 डिग्री, तो परावर्तन कोण का भी मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, सभी परावर्तक पृष्ठों पर, केवल उत्तल दर्पण पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी परावर्तक पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरा कि जब प्रकाश की किरण कांच से हवा में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल क्या होगी? घट जाएगी, बढ़ जाती है, पहले बढ़ती है तब घटती है, ज्यों का त्यों रहती है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कि जब प्रकाश किरण कांच से हवा में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल होगी कहाँ से? कांच से हवा में।
सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो क्या होगा, प्रकाश का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, परावर्तन के भी 2 नियम हैं। अगला प्रश्न है परावर्तन के किस नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अपवर्तन के किस नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। तो द्वितीय नियम हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। अगला है स्नेल के नियम से, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। स्नेल के नियम से क्या होगा, n इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, n इक्वल टू साइन आई प्लस साइन आर, n इक्वल टू साइन आई माइनस साइन आर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा n इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। अगला है निर्वात में यानी कि हवा में प्रकाश की चाल होती है। बच्चों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसको आप अच्छे से याद कर लें कि हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है। हवा में प्रकाश की चाल होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब होता है उसकी प्रकृति क्या होती है, सीधा होता है और आभासी होता है, या फिर उल्टा आभासी होता है, या फिर सीधा वास्तविक होता है, या उल्टा या वास्तविक होता है। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो उल्टा और वास्तविक होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होता है। नेत्र लेंस की वक्रता में क्या होता है, परिवर्तन होता है। किसके द्वारा होता है, पश्चमाभी पेशियों द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 है पुतली द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 है परितायिका द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 है कॉर्निया द्वारा। तो नेत्र लेंस की जो वक्रता में परिवर्तन होता है वो होता है पश्चमाभी पेशियों द्वारा। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। नेत्र लेंस में फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। पहला ऑप्शन है आइरिस द्वारा, दूसरा ऑप्शन है पश्चमाभी पेशियों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है पुतली द्वारा, चौथा ऑप्शन है कॉर्निया द्वारा। क्या बोला गया है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन, तो ये भी इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चमाभी पेशियों द्वारा। अगला है सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी का मान होता है। तो बता दें कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसको भी नोट करना है। समान दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी का मान क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है नेत्र के निकट बिंदु का मान होता है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। अभी अपने ऊपर में बताएं कि 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है। अगला है मानव नेत्र का दूर बिंदु। न्यूनतम बिंदु पूछे तो 25 सेंटीमीटर बताना है, लेकिन दूर बिंदु पूछे तो अनंत बताना है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट। ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है, कि विद्युत धारा का SI मात्रक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। इसको भी आई कर लीजिए कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का SI मात्रक है। प्रतिरोध का SI मात्रक एम्पियर होगा।
ओम होगा, वाट होगा या अर्ग होगा? तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होगा। अगला प्रश्न है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम है या फिर वाट है या ओम है या फिर जूल है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न देखिए कि विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कूलम्ब किस भौतिक राशि का मात्रक है? कूलम्ब किस भौतिक राशि का मात्रक है? आवेश का, विद्युत धारा का, प्रतिरोध का या फिर विभव का? तो कूलम्ब जो है वो आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है? आवेश का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला है ओम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ओम जो है वो प्रतिरोध का मात्रक है। अगला प्रश्न देखिए, धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? तो धारा को मापा जाता है आमीटर से। अगला प्रश्न, विभवांतर को किस यंत्र से मापते हैं? तो विभवांतर को मापते हैं वोल्ट मीटर से, ऑप्शन नंबर 3। अगला है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इसको भी वीवीआई कर लेना है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखिए, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर 1। ये भी, इसको भी वीवीआई कर लीजिए, ये भी बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अक्रिय तत्व है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, तो या फिर क्लोरीन है? आपने पढ़ा होगा कि अक्रिय तत्व जो होता है वो हीलियम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। अक्रिय तत्व क्या है? हीलियम है। ठीक है, हीलियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला है धातु जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, वो क्या होगा? सोडियम होगा, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा या फिर एयू यानी कि सोना? तो धातु जो स्वतंत्र अवस्था में, सोडियम तो स्वतंत्र अवस्था में पाया नहीं जाता, कैल्शियम भी नहीं पाया जाता, ना ही मैग्नीशियम पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में जो पाया जाता है वो है हमारा एयू, जो सोना। धातु अम्ल से अभिक्रिया कर गैस बनाती है, तो धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस बनाती है। कौन सा गैस बनाती है? हाइड्रोजन गैस, आपने पढ़ा ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, सबसे अधिक आघातवर्धी धातु है, सबसे अधिक आघातवर्धी धातु है। सबसे अधिक जो आघातवर्धी धातु है वो क्या है? लोहा है, एल्युमिनियम है, सोना है, पीतल है। तो सबसे अधिक आघातवर्धी धातु जो होता है वो सोना है। क्या है? सोना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं कि सबसे आघातवर्धी धातु कौन सी है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? सोना। क्या हो जाएगा? सोना। एक ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि 1 ग्राम सोने से कितना किलोमीटर तार खींचा जा सकता है? तो उसका आंसर होगा 2 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको भी आप नोट कर लें। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि ऊष्मा के कुचालक धातु हैं,
उष्मा के कुचालक धातु हैं। उष्मा के कुचालक धातु क्या है? लेड एवं पारा, पारा एवं सोना, लेड एवं चांदी, कॉपर एवं पारा। तो उष्मा का जो कुचालक होता है वो लेड एवं पारा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो कि धातु है फिर भी क्या है? उष्मा के कुचालक हैं। अगला है एक द्रव्य धातु का नाम बताएं। तो क्या होगा? सोडियम, लिथियम, टीन, पारा। कैसा? द्रव्य धातु। तो द्रव्य धातु में हमारा क्या आता है? पारा। ऑप्शन नंबर 4। एक द्रव्य अधातु, धातु द्रव्य बोले तो पारा और अधातु द्रव्य बोले तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर 2। अगला है शरीर के तापक्रम पर पिघलने वाला धातु है। शरीर के तापक्रम पर पिघलने वाला धातु, तो वो है आपका गैलियम। ऑप्शन नंबर 3। अगला है कार्बन का अपरूप जो विद्युत का सुचालक होता है। तो कार्बन का अपरूप हीरा है, ग्रेफाइट है, ये दोनों ही कार्बन का अपरूप है। लेकिन बोला है क्या? जो विद्युत का सुचालक, तो विद्युत का सुचालक केवल ग्रेफाइट है। अगला है चाकू से काटा जा सकने वाला धातु। तो चाकू से काटा जा सकने वाला धातु कौन सा है? लिथियम, सोडियम, पोटासियम या इनमें से सभी? तो चाकू से काटा जा सकने वाला जो धातु है वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों को हम चाकू से काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला है अधिकतर धातु ऑक्साइड होते हैं। तो धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं क्षारीय, और अधातु ऑक्साइड बोले तो वो होगा अम्लीय। लेकिन पूछा क्या गया कि धातु ऑक्साइड होते हैं, तो क्षारीय हो जाएगा। अगला है अधातु है कार्बन, सिलिकॉन, गंधक, इनमें से सभी। तो अधातु, कार्बन भी अधातु है, सिलिकॉन ये भी अधातु है, गंधक यानी कि सल्फर ये भी अधातु है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है सीना बार किस धातु का अयस्क है? सीना बार किस धातु का अयस्क है? Fe आयरन का, एल्युमिनियम का, Hg पारा का, Ca कैल्शियम का। तो जो सीना बार है वो Hg हो जाएगा हमारा, पारा का क्या है? अयस्क है। सीना बार क्या है? पारा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर 3। अगला है अभिक्रिया ZnCO3, इसको जब गर्म करते हैं तो ZnO प्लस CO2 ये क्या कहलाती है? ये निस्तापन है, भर्जन है, द्रवण है, या इनमें से कोई नहीं है? देखिए इसमें क्या है, जिंक कार्बोनेट को हम गर्म कर रहे हैं और उस जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, निस्तापन इसको कहेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न करने वाले हैं। क्या लिखा गया है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग, ग्रासनी, छोटी आंत, ग्रासनली, अमाशय। तो आहार नाल का जो सबसे छोटा भाग है वो है छोटी आंत। आहार नाल का सबसे छोटा भाग, सबसे लंबा भाग है क्या है? छोटी आंत सबसे लंबा भाग है। अगला है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला है दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, अमाशय में। तो दीर्घरोम पाए जाते हैं छोटी आंत में। ठीक है, अगला है वसा का छोटे छोटे कणों में विभाजित होना क्या कहलाता है? वसा का छोटे छोटे कणों में विभाजित होना क्या कहलाता है? पाइसीकरण, कर्माकुंचन गति, सरलीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो वसा का छोटे छोटे जो कणों में विभाजित होते हैं इसको हम लोग कहते हैं पाइसीकरण। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला देखिए रेनिन का क्या कार्य है? तो रेनिन का कार्य होता है दूध की प्रोटीन को पचाना। रेनिन का कार्य क्या होता है? दूध की प्रोटीन को पचाना। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला है अमाशय में एंजाइम पाया जाता है। अमाशय में पेप्सिन पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है या टाइलिन पाया जाता है। तो अमाशय में
जो है सो पेप्सिन नामक का एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन नामक का एंजाइम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला है अमाशय की जठर ग्रंथियां क्या स्रावित करती है? तो अमाशय की जठर ग्रंथियां क्या स्रावित करती है? जठर रस स्रावित करती है। अगला है जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियां हमारा अमाशय में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 4। अगला है पाचन प्रक्रिया में वसा का एमल्सीकरण कौन करता है? पाचन प्रक्रिया में वसा का एमल्सीकरण कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है, श्लेष्मा करता है, पेप्सिन करता है या पित्त करता है? तो पाचन प्रक्रिया में वसा का जो एमल्सीकरण करता है वो हमारा कौन करता है? वो पित्त करता है। वसा का एमल्सीकरण कौन करता है? पित्त करता है, ऑप्शन नंबर 4। अगला है अमाशय की आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होता है? तो आंतरिक स्तर की जो अम्ल से रक्षा होती है वो श्लेष्मा द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर 1। अगला है पित्त का स्राव, पित्त रस का स्राव होता है। ये आखिरी और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि पित्त रस का स्राव होता है। तो पित्त रस का स्राव कहाँ होता है? यकृत द्वारा होता है। पित्त रस का स्राव कहाँ होता है? यकृत द्वारा। तो दोस्तों ये था हमारा विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलते हैं। यदि आप ये सारे प्रश्न को अच्छे से कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आने के वो हो चीज़ ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो वीडियो को अब एंड करते हैं। इतना थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। थैंक यू।